तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इन्हें डीन का लेटर चाहिए था, मगर इधर लेटर होल की रखवाली तो डोंगफेंग कर रही थी। इसी वजह से इन सब ने चारा बनाकर शाओचन को उसके सामने भेज दिया और शाओचन को तो देखते साथ ही डोंगफेंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो फौरन से आगे की तरफ बढ़कर शाओचन का पीछा करना शुरू कर देती है। इधर शाओचन बेचारा भी उससे अपनी जान बचाकर भाग रहा था, मगर आज तो डोंगफेंग उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाली। इधर ये तीनों भी लेटर हॉल के अंदर पहुँच चुके थे, जहाँ पर तो इन्हें डीन का लेटर मिल जाता है, मगर तभी वहाँ पर डोंगफेंग और शाओचन भी पहुंच चुके। अभी डोंगफेंग अंदर जाने ही वाली थी और अचानक से उसी वक्त एक स्पैरो वाइस डीन का मैसेज लेकर आ जाती है। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल इसी सीन से हुई, जहाँ पर हम देखते हैं कि वाइस डीन ने इन सबको ऑडिटोरियम में बुलाया था। इसी वजह से तो डोंगफेंग फौरन से हॉल की तरफ जाने लगी। ये देखकर तो इनकी जान में ही जान आ गई, क्योंकि डोंगफेंग अगर इन्हें यहाँ पर देख लेती तो इनका प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। इसके बाद हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तो सब स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम में पहुंच चुके थे। फिर प्रिंसेस यू का मूड तो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। वो गुस्सा होते हुए कहती है, भला इतनी भी क्या ही आफत आ गई, इन लोगों ने इमरजेंसी में हमें यहाँ पर क्यों बुला लिया। प्रिंसेस यू अभी यहाँ पर इसी तरह से डीन को कोस रही थी कि तभी वहाँ पर डीन भी पहुँच चुके। वो इन सब स्टूडेंट से कहते हैं कि फॉरेस्ट में ट्रायल के दौरान जो कुछ भी हुआ उससे लेकर मुझे बहुत दुख है और इसी वजह से मैंने कॉलेज में मार्शल लॉ लगाने का फैसला कर लिया है ताकि आप लोग सेफ रह सके। और हाँ, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ठीक आज से 3 दिन के बाद हमारी एकेडमी का शानवू एकेडमी के साथ फ्रेंडली कंपटीशन होने वाला है, जिसके लिए हम कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने वाले हैं। पास में तो ऐसा होता था कि जो स्टूडेंट ट्रायल में अच्छा परफॉर्म करता है उसे ही हम सिलेक्ट करते थे, लेकिन इस बार की सिचुएशन तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसीलिए इस बात का फैसला आइकॉन ऑफ मोरो डिसाइड करेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे। और उनके ये कहते साथ ही इन सब लोगों की आंखों के सामने आइकॉन ऑफ मोरो का स्टैचू आ चुका था। इस स्टैचू को तो देखकर स्टूडेंट्स आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, मैंने सुना है कि ये स्टैचू किसी की भी कल्टीवेशन को बड़ी ही आसानी के साथ भांप सकता है, वो भी बगैर किसी गलती से। इसके बाद तो स्टैचू ने अपनी पावर्स को चारों तरफ फैला दिया ताकि वो स्टूडेंट के लेवल को चेक कर सके। साथ ही साथ यहाँ पर उनके हाथ में एक पेन और पेपर भी मौजूद था, जिस पर तो उन्होंने स्टूडेंट्स के नाम लिखने शुरू कर दिए जो कि आने वाले कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला नाम था सीनियर लैंगफेंग का, जबकि सेकंड नंबर पर काई और थर्ड नंबर था मिस वू का। मिस वू तो अपने सिलेक्शन से काफी ज्यादा खुश थी, जबकि उनके आसपास के लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, ये लॉन्ग फैमिली की सबसे यंगेस्ट डॉटर है जिसने तो सिर्फ एक ही हिट का इस्तेमाल करते हुए उस एलिमेंटल डिमन के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अब सिर्फ एक पर्सन का नाम रह गया था। वो सारे स्टूडेंट इसी बात का वेट कर रहे थे कि आखिर वो लकी स्टूडेंट कौन है। इतने में ही डीन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस पेपर के ऊपर शाओचन का नाम लिख देते हैं। शाओचन का नाम पढ़ते सातो ये सब स्टूडेंट्स ये हैरान हो चुके, पर सबसे बड़ा धचका तो डोंगफेंग को लगा था, क्योंकि उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि शाओचन जैसे बेकार शख्स को भी इस कंपटीशन के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स के फाइनलाइज होने के बाद डीन उन सबसे कहने लगे कि कल सुबह मॉर्निंग में तुम लोग वाइस प्रेसिडेंट जाओ के पास चले जाना, आगे के ट्रेनिंग सेशन तुम्हारे वही कंडक्ट करने वाले हैं। प्रेसिडेंट जाओ का नाम सुनते सातो शाओचन और शांसी खुशी हो चुके, क्योंकि अब शाओचन उनके और ज्यादा करीब रहकर उनके बारे में जान सकेगा। ऑडिटोरियम से बाहर आने के बाद शाओचन शांसी से कहने लगा कि जब लास्ट टाइम डीन ने लेटर सेंड किया था तो उनकी लोकेशन रिलाउ टाउन की थी, तुम जाकर बस उन्हें ढूंढो और बाकी का काम यहाँ पर मैं संभाल लूंगा। तभी वहाँ पर प्रिंसेस यू भी पहुँच गयी, जो की शाओचन के पास आते हुए उसे सवाल करके कहने लगी, शाओचन आखिर मैं क्या करूँ। जिस पर शाओचन उसे कहता है कि तुम और ग्वानहाओ दोनों ही शांसी के साथ जाओगे, वहाँ पर याद रहे वहाँ जाकर कोई गड़बड़ मत करना। अपने इस मिशन के बारे में सुनकर तो प्रिंसेस यू काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। इस पर ग्वानहाओ उसे सवाल करते हुए कहता है, प्रिंसेस यू भला हम वहाँ पर कैसे जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो डीन ने खुद ही कहा कि पूरी शैनलैंड एकेडमी में तो मार्शल लॉ लग चुका, तो हमें बाहर जाने की इजाजत कैसे मिलेगी। प्रिंसेस यू तो ठहरे प्रिंसेस यू, उसे तो इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो ग्वानहाओ से कहती है, कौन सा मार्शल लॉ, किसमें इतनी हिम्मत है जो कि मुझे रोक सके, और वैसे भी मेरा जहाँ दिल करेगा मैं जाऊंगी, कोई भी मुझे ये बता नहीं सकता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ग्वानहाओ ने तो प्रिंसेस यू की बातें सुनकर अपना सर ही पकड़ लिया, क्योंकि अब उसे ये बात समझ आ चुकी थी कि प्रिंसेस यू किसी की भी नहीं सुनने वाली। इतने में ही प्रिंसेस यू उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगी। साथ ही साथ वो उसे कह रही थी, हमें किसी शांसी फ्यांसी की कोई जरूरत नहीं, हम जाकर खुद ही डीन को ढूंढ सकते हैं। जिससे तो साफ साफ ये बात पता चल रही थी कि ये पागल लड़की दोबारा से कोई बखेड़ा खड़ा करने वाली है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तो शाओचन और काई दोनों ये केव के बाहर पहुंच चुके थे। असल में ये लोग यहाँ पर इसी वजह से आए थे क्योंकि डीन इन्हें अपनी ट्रेनिंग देने से पहले इनका एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहते हैं। काई और शाओचन इकट्ठे खड़े हो और इन दोनों के दरमियान बहस ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी वजह से तो इन दोनों ने अपना अपना रोल प्ले करते हुए एक दूसरे पर तंज करने शुरू कर दिए। और ये दोनों यहाँ पर अभी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मिस वू भी पहुँच गई। मिस वू इन दोनों को अपना इंट्रो देते हुए इसके बाद इनसे सवाल करते हुए कहने लगी, आखिर
सीनियर लैंगफेंग कहाँ पर है, क्या वो यहाँ पर नहीं आने वाले, जिस पर काई उसे जवाब देते हुए कहता है सीनियर लैंगफेंग पहले स्पेशल ट्रेनिंग ले चुके हैं, इसलिए उन्हें दोबारा यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं। और तभी अचानक से सामने की केव का दरवाजा खुल गया। एक नरेटिंग वॉइस ने यहाँ के रूल्स के बारे में गाइड करते हुए कहती है ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए आपको यहाँ से जिंदा निकलना होगा। ये बात सुनकर तो शाओचन अपने मन में कह रहा था कि काई का मास्टर भी बिल्कुल काई की तरह है, पर खैर वो क्या ही कर सकता था, इसीलिए वो आगे की तरफ बढ़ने लगा। और इसी वक्त शाओचन के पीछे मौजूद गेट से बहुत सारे स्पाइक्स बाहर निकल आए। ये स्पाइक्स तो धीरे धीरे करके शाओचन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ये देखते हुए तो शाओचन जोरों से चिल्लाकर कहता है कि ये तो आज पक्का मुझे मार कर ही रहेंगे। पर तभी शाओचन को याद आया कि उसके पास तो शैडो डांसिंग टेक्निक मौजूद है, जिसकी मदद से वो बहुत तेजी के साथ भाग सकता था। और इसी वजह से उसने अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मगर उसका ये प्लान तो तब फेल हुआ कि जब शाओचन ने देखा कि सामने की तरफ से तो बहुत ज्यादा एरोज उसी की तरफ आ रहे हैं, जिन्हें तो शाओचन ने झुकते हुए डॉज कर लिया था, वरना तो आज उसकी समाधि यहीं पर बन जाती। इधर काई और मिस वू दोनों ही अपने वेपन्स को लिए इन एरोज का सामना करने के लिए बिल्कुल रेडी थे, जिसकी वजह से तो कोई भी एरो इन लोगों को छू नहीं पाया। मगर हमारा बेचारा शाओचन, जो कि एक मुसीबत से निकलने के बाद दूसरी मुसीबत में फंस चुका था, क्योंकि अचानक से इसके सामने 3 ज़ॉम्बीज़ जैसे आदमी आ चुके थे, जिन्होंने तो फौरन से आगे की तरफ बढ़कर शाओचन पर हल्ला बोल दिया। शाओचन उनमें से एक को निपटाने में तो कामयाब हो गया, मगर तभी दूसरे ने मौका पाते ही शाओचन पर हमला कर दिया। ये देखते हुए तो मिस वू फौरन से शाओचन की हेल्प करने के लिए पहुंच गई, जिस पर तो शाओचन भी उनका शुक्रिया अदा करता है। 3 ज़ॉम्बीज़ में से 2 ज़ॉम्बीज़ को तो इन लोगों ने पहले ही मार दिया था, बाकी बचा हुआ एक ज़ॉम्बी उसने सोचा कि भला मैं पीछे क्यों रहूं, इसी वजह से उसने दोबारा से आगे की तरफ बढ़कर शाओचन पर अटैक कर दिया। पर शाओचन तो अपने सिर्फ एक ही मुक्के का इस्तेमाल करते हुए इसे ढेर कर देता है। और इन सब के बीच तो उस ज़ॉम्बी का वेपन सीधे जाकर काई को लगने ही वाला था, मगर काई भी वक्त रहते ही साइड पर हट गया। जिसके बाद तो शाओचन उसे सवाल करते हुए कहने लगा काई तुम्हें लगी तो नहीं। इस बात पर तो काई को काफी गुस्सा आया, लेकिन अभी के लिए बेचारा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मिस वू भी यहीं पर मौजूद थी। इसके बाद ये लोग दोबारा से आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। यूं चलते हुए इनका सामना एक ड्रैगन से हो चुका था, जो कि अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों पर अटैक कर देता है। पर मिस वू का मैजिकल वेपन फौरन से एक शील्ड में ट्रांसफॉर्म होते हुए इन सबको उस फायर से बचा लेता है। मिस वू, जो कि काफी ज्यादा बहादुर थी, वो अपने स्पेयर को लेते हुए सीधा उस ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ने लगी ताकि वो उसे जान से मार सके। मगर आसपास की जगह तंग होने की वजह से मिस वू का स्पेयर ऊपर छत में फंस चुका था। मिस वू तो स्पेयर को निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर वो स्पेयर तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। और इतने में ही उस ड्रैगन ने अपने अटैक को रेडी कर लिया था। इसी वजह से शाओचन ने फौरन से अपने स्पेयर को बाहर निकाल लिया, जिससे तो वो अपनी एनर्जी के साथ कंबाइन करते हुए सीधा उस ड्रैगन के मुंह में डाल चुका। और तब तक तो मिस वू का भी स्पेयर बाहर आ चुका था, और इसलिए उसने एक स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को मौत के घाट उतार दिया। देन मिस वू शाओचन से सवाल करते हुए कहने लगी कि मुझे बताओ कि आखिरी अटैक कैसा था, जिस पर तो शाओचन उसकी तारीफ करते हुए कहने लगा ये अटैक वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल था। इन सब बातों के दरमियान तो ये लोग भूल ही चुके कि पीछे से नोकदार स्पाइक्स वाली दीवार इन्हीं की तरफ आगे बढ़ रही है, जो कि अब इनके काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी थी। इसी वजह से इन लोगों ने दोबारा से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। और आखिरकार तो ये तीनों ही एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके जहाँ पर इनके सामने एक दरवाजा था, जिसके ऊपर तो एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। और हमारा शाओचन तो एंशिएंट लैंग्वेज को रीड कर सकता था। जैसे ही कोई भी पर्सन सामने लगी बेल को बजाएगा तो वैसे ये डोर ओपन हो जाएगा और नॉक करने वाले को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। काई के मास्टर का ही तो ये टेस्ट था, इसी वजह से उन्होंने पहले ही काई को सब कुछ बता दिया था। और इसी वजह से काई इस एंशिएंट लैंग्वेज को रीड कर सकता है, इसीलिए तो वो मन ही मन में खुश होते हुए कह रहा था शाओचन जैसे गवार को तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा। असल मजा तो तब आएगा जब मैं इसे यहाँ पर बलि का बकरा बनाऊंगा। लेकिन इस बेचारे को क्या ही मालूम कि शाओचन पहले यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है उसे पढ़ चुका। शाओचन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर मैंने इन्हें ये सब बता दिया कि मुझे ये लैंग्वेज समझ आ रही है, तो इसीलिए बेहतर यही है कि मैं अभी के लिए यहाँ पर चुप ही रहूं। मगर मिस वू, जिसे तो इन सब चीजों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, वो फौरन से आगे की तरफ बढ़कर कहने लगी तुम दोनों यहाँ पर खड़े होकर क्या सोच रहे हो? क्या इस डोर में कोई मसला है? जिस पर तो चालाक काई उसे जवाब देते हुए कहने लगा भला इस नॉर्मल से डोर में क्या ही मसला हो सकता है? मगर मिस वू को तो ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों डरे हैं, इसीलिए वो इनसे कहने लगी अच्छा तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं जाकर देखती हूँ। जिसके बाद तो वो सामने की तरफ जाकर उस डोर के ऊपर लगी हुई बेल को बजा देती है। ये दोनों उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर इससे पहले ही मिस वो अपना काम कर चुकी थी और उनके ऐसा करते ही उस डोर से इतनी ज्यादा एनर्जी अनलिश हुई कि ये सब लोग पीछे की तरफ धकेले गए। जिसके बाद तो इनके सामने एक मिथिकल बीस्ट आकर खड़ा हो गया। ये बीस्ट दिखने में तो काफी पावरफुल था। ये तीनों भी अपने वेपन्स को लिए स्पीड से फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। ये बीस्ट इनकी छोटी से छोटी आवाज को भी सुन सकता था, क्योंकि इसके पास आंखें नहीं है। वो इनकी लोकेशन का अंदाजा लगाते हुए तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा था, जिस पर तो सबसे पहले मिस वू ने अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर दिया, मगर वो उसे ज्यादा चोट ना पहुंचा पाई। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए शाओचन ने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट के पाँव पर हमला कर दिया, मगर इन लोगों की ये सारी ट्रिक्स भी उस बीस्ट को रोक ना पाई और वो बीस्ट इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हुए मिस वू पर अटैक करने ही वाला था। ये देखते हुए शाओ चन ने फौरन से अपने ड्रैगन कैचर टेक्निक का इस्तेमाल करके उस बीस्ट को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर दिया, मगर शाओ चन के पास इतनी ताकत मौजूद नहीं कि वो इस बीस्ट को रोक पाए और इसी वजह से तो वो बीस्ट शाओ चन को उड़ाते पीटते हुए भागने लगा। अब तो वो मिथिकल बीस्ट किसी भी तरीके से शाओ चन को अपने ऊपर से हटाना चाहता था। इसी वजह से तो वो जंप करते हुए शाओ चन को छत के साथ मारने ही वाला था, मगर वक्त आते ही शाओ चन वहाँ से कूद पड़ा और काई अपनी आइस एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को वहीं पर जमा देता है। काई को तो ऐसा लगा था कि जैसे उसने बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम दे दिया है, इसीलिए वो इनसे कहने लगा तुम लोगों को मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं। पर उसी लम्हे बेचारे की सारी शौकी तो धरी की धरी रह गई, क्योंकि वो बीस्ट उस आइस को तोड़ते हुए बाहर आ चुका था और बाहर आते साथ उसने दोबारा से मिस वू पर अटैक करने की कोशिश की। ये देखते हुए तो शाओ चन समझ चुका था कि आज तो ये मिस वू को नहीं छोड़ने वाला। इसी वजह से तो शाओ चन मिस वू को उसके हमले से बचाते हुए फौरन से अपने हायुबू को बाहर निकाल चुका, मगर इससे पहले कि शाओ चन उस पर अटैक कर पाता उसने सोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से तो न सिर्फ इनके कानों के पर्दे फटने वाले थे बल्कि साथ ही साथ वहाँ के आसपास की जगह टूटना शुरू हो जाती है। काई को तो ये एक अच्छा मौका लगता है शाओ चन को जान से मारने का, इसी वजह से उसने फौरन से अपने पास एक आइस क्रिस्टल को बाहर निकाल लिया, जिससे वो शाओ चन की तरफ थ्रो कर देता है ताकि उससे साउंड प्रोड्यूस हो और वो बीच शाओ चन की तरफ अट्रैक्ट होके उसे जान से मार डाले। मगर शाओ चन ने तो उसकी चाल को उल्टा उसी पर चल दिया, क्योंकि वो इस आइस क्रिस्टल को लात मारते हुए काई की तरफ भेज देता है। तो ही वो बीच भी सीधा काई की तरफ आने लगा। उस बीच को तो अपनी तरफ आता देख काई को अपनी मम्मी याद आ गई और इसी वजह से उसने फौरन से उस आइस क्रिस्टल के टूथपेल को पढ़ना शुरू कर दिया, जो कि उसे उसके मास्टर ने सिखाया था। उसके ऐसा करते ही उस डोर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगी, जिसने तो उस बीच को जकड़ लिया और वो बीच दोबारा से उस दरवाजे के अंदर कैद हो गया। सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद वो डोर भी खुल जाता है, जिसके बाद तो ये तीनों ही यहाँ से निकल गए। बाहर आने के बाद शाओ चन काई को छेड़ते हुए कहता है अच्छा तो तुम्हें स्पेल पहले से ही आता था, जिस पर तो काई उसे जवाब देते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, बस आज मेरा लकी डे था, शायद इसी वजह से मैं उससे बच गया। मिस वू तो एक जांबाज वॉरियर थी, इसी वजह से अभी भी उसे फाइटिंग की पड़ी है, इसीलिए वो काई से कहने लगी क्या तुम्हें इस बात का अफसोस नहीं हो रहा कि तुमने इतने अच्छे बीच से लड़ने का मौका गवा दिया। ये तीनों भी यहाँ पर इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी इन्हें प्रेसिडेंट जाओ की आवाज सुनाई दी, जो कि इन तीनों से कह रहे थे कि चलो अब खड़े हो जाओ और जाकर अपनी सीटों पर बैठ जाओ ताकि हम लेक्चर को स्टार्ट कर सके। प्रेसिडेंट जाओ ने भी इन्हें बताना शुरू कर दिया था। वो इनसे कहते हैं कि शानवू अकेडमी में सारे स्टूडेंट्स ही अच्छे हैं, लेकिन उसमें भी जो सबसे कमाल है उसका नाम है लॉर्ड शेनवाई और ये शानवू अकेडमी के टॉप रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक है। इन सब बातों में तो शाओ चन जरा भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, इसी वजह से उसे यहाँ पर नींद आने लगी और इसी तरह से इन्हें 4-5 घंटे पकाने के बाद डीन जाओ ने इन्हें छुट्टी दे दी। मिस वू भी इनसे काफी ज्यादा अक चुकी थी, इसीलिए वो कहती है ऐसा लगता है कि जैसे सालों से मैं यही थी, अब घर जाकर अच्छे से आराम करूंगी। इसके बाद ये और काई दोनों ही अपने घर की तरफ रवाना हो चुके, जबकि शाओ चन तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डीन साओ का घर ढूंढने लगा, मगर यूं ही काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे डीन साओ का घर नहीं मिल रहा था और तभी उसके पास मौजूद डोंगफेंग का वो क्रिस्टल चमकने लगा, जिसकी मदद से तो आखिरकार शाओ चन डीन साओ के घर में पहुंच जाता है। छत को फैलाते हुए जैसे ही शाओ चन अंदर की तरफ देखता है तो वहाँ पर उसे एक जायंट आर्ट नजर आई। शाओ चन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। शायद से कोई सामने की तरफ मौजूद दरवाजे के पीछे था जिसे ये आर्ट प्रोटेक्ट कर रही है और हो ना हो उस बंदे का ताल्लुक जरूर डीन और मिस डोंगफेंग से होगा, इसी वजह से तो ये क्रिस्टल इतना ज्यादा ग्लो कर रहा है। इसी वजह से शाओ चन ने फैसला किया कि वो खुद जाकर चेक करेगा कि आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या है, पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता वहाँ पर डीन साओ पहुँच गए, जिन्होंने तो शाओ चन को रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिस पर तो शाओ चन नाटक करते हुए कहने लगा अच्छा हुआ मास्टर आप यहाँ पर आ गए, मैं तो यहाँ पर खो गया था, मुझे तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। डीन जाओ भी कोई दूध पीते बच्चे थोड़ी हैं जिसे समझना आता कि आखिर शाओ चन यहाँ पर क्यों आया है, इसीलिए वो एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए वहाँ पर अपनी 2 जायंट आर्ट्स को बुला चुका। शाओ चन के पास तो अब इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि वो इन दोनों के साथ फाइट कर सके। वो अपने मन में कहता है कि यार फिर से नहीं। तभी डीन जाओ अपनी आर्ट्स को वापस की तरफ भेजते हुए शाओ चन से कहने लगे तुम नए थे और तुमने ये गलती की, इसी वजह से मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन फ्यूचर में तुम ध्यान रखना कि दोबारा ऐसी गलती ना हो, क्योंकि ये 4 और 5 लेवल के मिथिकल बीज थे जो कि तुम्हारा ऐसा असर कर सकते हैं कि तुम खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। जिस पर तो शाओ चन उन्हें कहता है अच्छा ऐसी बात है, दोबारा मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, आपका बहुत शुक्रिया मुझे माफ करने का, अब मैं चलता हूँ। और ये कहते साथ ही ये दोनों ही अपने अपने रास्ते रवाना हो चुके, जबकि शाओ चन यहाँ पर अपने मन में सोच रहा था कि शानजी और प्रिंसेस यू आखिर क्या कर रहे होंगे, क्या उन लोगों को प्रेसिडेंट मिल गए या फिर नहीं। शाओ चन के इसी सवाल के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।